तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर। इस चैनल पर हम फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस करते हैं और हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स फ़िलहाल कंटिन्यू किए हुए हैं और उसको टॉपिक वाइज डिस्कशन हम कर रहे हैं। हर एक चैप्टर में जो भी छोटा से छोटा टॉपिक है सबको हम डिस्कस करते हैं। एक एक वीडियो में आपको एक एक टॉपिक मिलेगा और यही हमारा टारगेट है कि टॉपिक में आपको जो है जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका डेरिवेशन है, उस पर आपको जो है फोकस कराया जाए, ताकि वो जो डेरिवेशन के बाद फार्मूला आता है उसको रटने की भी ज़रूरत ना पड़े और जब भी आपके सामने जो है न्यूमेरिकल आता है तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएँ। यही हमारा मकसद है कि भाई टॉपिक अगर आपका बेहतर होगा, अच्छा होगा, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझते रहोगे तो पूरे चैप्टर को समझ जाओगे। जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप आसानी से समझ जाओगे और फिर उसको सॉल्व कर लोगे। तो आज हमारे पास एक ऐसा ही टॉपिक है कि एक बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखा गया है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। जो उस बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फार्मूला को डिराइव करेंगे, यानी कि फिर से एक बार डेरिवेशन करेंगे। इस टॉपिक में भी हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जिसके बाद एक फार्मूला आएगा जिसको अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और साथ में एक एग्जाम्पल भी देखेंगे और फिर उस फार्मूले को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे अप्लाई करना है आपको, ये सब चीज़ें अभी इसमें बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये जो टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड जिसके भीतर मैग्नेटिक डाइपोल रखा गया है। इस डाइपोल को देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह है क्या? ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट ही अपना बन जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। ठीक है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखते हैं, क्योंकि उसमें भी साउथ और नॉर्थ पोल होता है बार मैग्नेट में, और इस वजह से ये डाइपोल का काम करता है। जैसे दो चार्जेज रखते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो वहाँ पर डाइपोल बनता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा और ये बार मैग्नेट ही होगा। बार मैग्नेट से भी बना सकते हैं, किसी और से भी बना सकते हैं, कोई और मैग्नेट भी ले सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के भीतर ये बार मैग्नेट यानी कि डाइपोल रखा गया है, इस डाइपोल को रखा गया है। अब कुछ एंगल बनाते हुए रखा गया है। मान लेते हैं कि इनिशियली स्टार्टिंग पोजीशन में इसको θ1 एंगल पर रखा गया, ये वाला जो बार मैग्नेट है वो, और फिर बाद में इसको हम घुमा करके इतना लेकर के जा रहे हैं, इसको इतना एंगल घुमा रहे हैं और इसी एंगल घुमाने में, इतना एंगल घुमाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, वही वर्क डन इस बार मैग्नेट में या डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल एनर्जी का हमें कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो देखेंगे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के भीतर इसको रखेंगे तो इसके ऊपर लगेगा टॉर्क। टॉर्क क्यों लगेगा? क्योंकि नॉर्थ वाले पोल पर एक फोर्स इस तरीके से काम करता है और ये साउथ वाले पोल पर एक फोर्स ऐसे काम करता है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों फोर्स साउथ वाला और नॉर्थ वाला जो पोल पर लग रहा है फोर्स, दोनों फोर्स बराबर होते हैं और इस फोर्स की वैल्यू होती है जो पोल की स्ट्रेंथ होती है वो, और साथ में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स आ जाता है। अब इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और कुछ दूरी पर लग रहे हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, और उस टॉर्क की वैल्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टॉर्क की वैल्यू आती है mb और फिर आती है sin थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड है, जहाँ पर m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, m बराबर होता है स्मॉल m बराबर, ये होता है qm जो पोल की स्ट्रेंथ है वो, और फिर जो बार मैग्नेट है इसकी लंबाई, टोटल जो इसकी लंबाई है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2l के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो m आ जाएगा। ये m की वैल्यू है, मैग्नेटिक मोमेंट है, बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल निकलता है वैसे ये भी होता है। तो ये टॉर्क हमारे पास है, टॉर्क है mb sin थीटा। कब? जब थीटा एंगल पर रखा गया है। ये θ1 जो हमने लिखा है, मान लिया ये थीटा है, तो ये इस पोजीशन में जब बार मैग्नेट रखा गया है, ये डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल बना भी रहा है, और उस समय इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो इतना लगेगा। अब ये टॉर्क करेगा क्या, इसको घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, इधर घुमाने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल पोजीशन में है। ये टॉर्क हमेशा ये चाहेगा कि इस डाइपोल को घुमा करके इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया जाए, पैरेलल कर दिया जाए, ताकि ये स्टेबल पोजीशन में आ जाए, अनस्टेबल पोजीशन में ना रहे। तो यही इसका काम है, टॉर्क का काम क्या है, घुमा करके इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना। अब अगर हमें इस टॉर्क के विरुद्ध, टॉर्क के अगेंस्ट काम करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, टॉर्क तो ऐसे काम कर रहा है, ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है, अगर हम इसको ज़बरदस्ती यहाँ से और घुमा करके इधर लेकर के जाते हैं, ठीक है,
तो हमें काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह सकते हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और हम लेकर के जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि हम इसको θ1 से θ2 लेकर के जा रहे हैं, θ1 से θ2 लेकर के जा रहे हैं कि अगर हम इसको इस डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को एक छोटा सा एंगल डिस्प्लेस करते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस बात को ज़रा देख लेते हैं। देखें, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, DW की बात करते हैं तो, ठीक है। लेकिन ये वर्क डन होता है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। अगर कोई बॉडी बिल्कुल ऐसे यहाँ से यहाँ खसक गई, ठीक है, dx डिस्टेंस, तब ये होता है। अब अगर हमें रोटेशनल मोशन में बात करना होता है, फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, और फिर यहाँ पर हम बात करते हैं अपना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इस चीज़ को हम यहाँ यूज़ करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब कोई बॉडी ऐसे है, उसको घुमा करके हम इतना लेकर के गए और ऐसे हो गई, ये कितना एंगल घुमाया हमने, ये d θ एंगल घुमाया, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें रोटेशनल मोशन का जो वर्क डन है वो ये है। तो अगर हम यहाँ वर्क डन निकालना चाहें कि अगर हम उसको कुछ एंगल घुमाना चाह रहे हैं, ठीक है, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, डाइपोल का मतलब यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल है, थ्रू अ स्मॉल एंगल, कितना, d θ एंगल, इसको अगर हमें डिस्प्लेस करना है तो हमें जो वर्क डन मिलेगा, जो काम करना पड़ेगा, वो कितना करना पड़ेगा, टाउ के साथ इस d θ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब टाउ की वैल्यू यहाँ से उठा करके रख लेते हैं, टाउ की वैल्यू रखेंगे तो mb, उसके बाद साइन थीटा है और उसके बाद d θ लग गया। अगर हमें इंटीग्रेट करना पड़े, इंटीग्रेट करेंगे तभी तो W आए, क्योंकि ये DW है, छोटा सा वर्क आया है। हमें पूरा वर्क डन निकालना है कि अगर हमें किसी एंगल से किसी एंगल दूसरे एंगल तक लेकर के जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको दो एंगल लेने हैं, एक θ1, पहले सपोज कर लेते कि पहले θ1 की पोजीशन पर है और बाद में जब घुमा करके हम इसको θ2 लेकर के जा रहे हैं, उतने एंगल में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमें उतना एंगल घुमाने में कितना वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा, इस बात को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, θ1 लिखेंगे, यहाँ क्या होगा, θ2 हो जाएगा। अब ये जो DW है, W हो गया भाई, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ काम करेगा, यहाँ काम करेगा, साइन थीटा d थीटा की जगह पर। जो MB है इसको हम बगल कर लेते हैं और उसके बाद साइन थीटा और d थीटा को यहाँ इंटीग्रेशन के चपेटे में ले लेते हैं, θ1 और θ2 है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। अब MB लिखेंगे और उसके बाद इस साइन थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी हमें लिमिट भी रखना है, θ1 और उसके बाद θ2 है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो माइनस है माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस MB और उसके बाद आएगा कॉस थीटा आ जाएगा। अब वैल्यू भी रखेंगे तो क्या होगा, कॉस θ2 माइनस में कॉस θ1, ठीक है। ये W की वैल्यू हो गई। ये फार्मूला हमारे पास है कि अगर किसी डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के भीतर θ1 एंगल से θ2 तक घुमाया जाए तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। ये हमारा बिल्कुल जनरल फार्मूला है और यही जो वर्क डन है वो इस डाइपोल के भीतर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाएगा। मतलब U बराबर, ये पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, U से रिप्रेजेंट करते हैं। यही वर्क डन इसके भीतर, डाइपोल के भीतर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब ज़रा बात करते हैं कि अगर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अगर परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, यानी कि M इसके परपेंडिकुलर हो जाए B के, इस केस में देखें यहाँ पर MB cos थीटा आया है, ठीक है। अगर थीटा हमारे पास 90 हो जाए तो cos थीटा कितना होगा, cos 90 0 हो जाता है। तब ये जो वर्क डन है या फिर जो है कहें पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 0 पोटेंशियल एनर्जी क्या बता रही है कि भाई ये स्टेबल पोजीशन में है, ठीक है, डाइपोल है वो स्टेबल पोजीशन में है। तो अगर मान लेते हैं कि पहला जो अपना θ1 एंगल है उसको 90 मान लेते हैं, ठीक है, 90 मान लेते हैं, और θ2 इसको मान लेते हैं एक एंगल थीटा। मतलब
पहले से शुरुआत में ही 90 पर है वो डाइपोल, 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और बाद में हम उसको थीटा एंगल घुमा रहे हैं, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू हमने अभी लिखा है, इसको उठा करके यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो अपना जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है कितना आएगा भाई, यहाँ पर -mb, और यहाँ रखेंगे cos θ2, cos θ2 की जगह पर थीटा रखना है, और cos जो θ1 है उसकी जगह 90 रखना है, तो cos 90 हो जाएगा। ये हुआ cos 90, जैसे ही लिखेंगे ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद u की वैल्यू होगी कितनी, -mb, और फिर कितना होगा, cos θ होगा। ये वैल्यू आई है पोटेंशियल एनर्जी की। कब, जब इनिशियली 90 डिग्री पर रखा गया है डाइपोल और हम उसको कुछ एंगल थीटा घुमा रहे हैं, तो इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में स्टोर, इसका मतलब क्या हुआ, टॉर्क जो है ऑलरेडी इस पर फोर्स लगा रहा है, इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो हमें यहाँ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही वर्क डन हो जाएगा। इस वजह से यहाँ माइनस वैल्यू आई है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इसलिए माइनस आई क्योंकि वर्क डन हमें करना नहीं पड़ेगा, सिस्टम द्वारा अपने आप ही कर दिया जाएगा वर्क डन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं। ठीक है, केस 1, पहला केस देखते हैं केस 1 में। ठीक है, अगर थीटा को 90 रखते हैं, थीटा को 90 रखते हैं, ठीक है, थीटा को 90 रखते हैं, मतलब हमने थीटा को 90 पहले से रखा हुआ है इस डाइपोल मोमेंट के 90 पर, और फिर से हम इसको थीटा को 90 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो cos थीटा होगा, cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं u की, तो -mb, और उसके बाद cos 90, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कुल मिला जुला करके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 आएगी। थीटा को अगर 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1। अब जो अपना u आएगा -mb आएगा, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आई है, देखिए नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी आई है, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी ये इक्विलिब्रियम में है, और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, स्टेबल वाली है। अगर हम केस 3 की बात करते हैं, तीसरे केस की बात करते हैं, अगर थीटा को 180 रख देते हैं, तब cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आती है -1 में। ठीक है, वैल्यू -1 आती है। अब जब u की वैल्यू लिखेंगे तो -mb, और उसके साथ cos 180 जो होगा इसकी वैल्यू -1 लिखेंगे, और फिर हो जाएगा u की वैल्यू प्लस में mb आ जाएगी, प्लस में mb। ये पहली बार पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आई है, इसका मतलब ये जो है क्या है, ये अपना जो कंडीशन है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ये है, बिल्कुल असंतुलन वाली कंडीशन ये है। अब इस केस में देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी इसके पास पॉजिटिव है, मतलब हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम करना पड़ेगा। थीटा 0 है, थीटा अगर 0 है, 0 का मतलब क्या हुआ कि 90 पर पहले था, थीटा 0 है। थीटा 0 का मतलब ये हुआ कि ये जो डाइपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। अब 180 कर दिया हमने, मतलब घुमा करके इसको ऐसे कर दिया, तो कितना हो गया, थीटा जो है यानी कि डाइपोल जो है एंटी पैरेलल हो गया। जब एंटी पैरेलल होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके ऊपर और ज़्यादा फोर्स लगेगा, अनस्टेबल की कंडीशन होगी। ये जो टॉर्क है इसको घुमा करके ऐसे लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर ऐसे है, ऐसे साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, तो स्टेबल के कंडीशन में है। अब अगर हमने इसको घुमा करके उल्टा कर दिया, साउथ इधर आ गया, नॉर्थ इधर आ गया, अनस्टेबल की कंडीशन होगी, और इस पर टॉर्क लगेगा, घुमा करके ये पूरा जो है फिर से पैरेलल करने का प्रयास करेगा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव आती है, यहाँ जो है पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आई है, यहाँ नेगेटिव आई है, और यहाँ पर 0 आई है। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इस पूरे फार्मूले को समझते हैं कि कैसे इसको अप्लाई कर देंगे। अब बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.9 जूल पर टेस्ला, ये मैग्नेटिक मोमेंट यानी स्मॉल m की वैल्यू दी गई है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.14 टेस्ला, ये कैपिटल B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, मेकिंग 30 डिग्री एंगल, मतलब ये थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री विद द फील्ड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट, उस बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, PE पता करना है, और PE को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यही हमें पता करना है। तो फार्मूला है हमारे पास U बराबर -mb और फिर cos थीटा, ये है, सारी वैल्यू रखते हैं और इस पोटेंशियल एनर्जी को पता करते हैं। माइनस लिखेंगे, m की वैल्यू है 0.9, और उसके बाद ये जो B की वैल्यू है 0.14 है,
उसके साथ क्या करेंगे, हम इस cos 30 को लिखेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, cos 30। अब -0.9 इंटू 0.14 इंटू में क्या करें, cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये आएगा 0.07, ठीक है। उसके बाद हम -0.9 इंटू 0.07 इंटू ये जो वैल्यू आती है इसकी 1.732 आती है। अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है, माइनस में आएगी 0.20 के लगभग आती है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसे हम जूल यूनिट देंगे। अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी इस बार मैग्नेट की आई है वो माइनस में 0.20 जूल। ये माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन में है, ये अनस्टेबल कंडीशन में है, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं किसी डाइपोल के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए, जो एक्चुअल में बार मैग्नेट होता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रखते हैं, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने की वजह से हम वर्क डन भी निकालते हैं, और जो वर्क डन हम निकालते हैं किसी एंगल के थ्रू रोटेट करने में मैग्नेटिक डाइपोल को, तो वही वर्क डन उस बार मैग्नेट में कहें चाहे फिर मैग्नेटिक डाइपोल कहें, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और इसी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया। अलग अलग केसेस लेकर के हमने समझे भी कि किस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, किस कंडीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और किस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो आती है, ये भी हमने देखा। एक एग्जांपल के द्वारा हमने जो फार्मूला डिराइव किया उसको समझा भी कि कैसे अप्लाई करते हैं, वो कैसे अप्लाई होता है भाई, कैसे उसको समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या अप्लाई करना है, ये हमने पूरा बताया। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा जो हमने समझाया, जो कॉन्सेप्ट समझाया इस टॉपिक का, वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना, हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। डाउट अगर रहता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता फिजिक्स में। तो टॉपिक पर फोकस करें, टॉपिक को अच्छे से बेहतर बनाएं, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत समझ में आने लगेगा। ये समझ में आने लगेगा कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, और कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, और कैसे फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है, ये भी समझ में आने लगेगा। तो आई होप कि आप सबको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में।